नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विजन क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। फिजिक्स का जो ये सीरीज़ है हमारा, इस सीरीज़ में हमने अभी तक यूनिट एंड मेजरमेंट के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं, जो हमारे गत वर्षों में लगातार पूछे गए हैं रेलवे के एग्ज़ाम्स में, जिसमें हमने ALP, टेक्नीशियन, NTPC, JEE और ग्रुप डी के क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि कई बार रिपीट हुए हैं रेलवे एग्ज़ाम में। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इन्हें आप लगाते हैं तो उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है आने वाले एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बार आप समझ लेते हैं तो प्रश्न का लैंग्वेज चेंज भी होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मोशन हमारा दूसरा यूनिट है जिसे हमने स्टार्ट किया है। इसके 40 क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डाल दिया है। इस वाले लेक्चर में हम 21 से लेकर 40 तक आगे के 20 क्वेश्चन करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है। ये कब बराबर होगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको पता है कि वेग को हमने दो प्रकार से डिफाइन किया था। थ्योरी क्लास में हमने बताया था कि जो वेलोसिटी है हमारी, जो वेग है, ये दो प्रकार से डिफाइन हुआ था। एक आपका था एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटा कुल समय। और जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये क्या है? ds/dt है, ds/dt। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, ds/dt ये आपका जो होता है, ये किसी क्षण की बात करता है, किसी इंस्टेंट की बात करता है कि उस इंस्टेंट में, जैसे बोला 5वें सेकंड में या 10वें सेकंड में पिंड का वेग, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है, तब हम इसे कैलकुलेट करते हैं इससे। लेकिन अगर एक लंबा टाइम ड्यूरेशन हो, 0 से लेकर 5 मिनट तक की बात हो, 10 मिनट तक की बात हो, एक रेंज होता है टाइम का, तब कैलकुलेशन होता है एवरेज वेलोसिटी का। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेजर करते हैं और इसको टाइम रेंज में एक परास होता है, उसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू बराबर कब आएगी? तो देखिए, इन दोनों की वैल्यू बराबर आने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो इन दोनों की वैल्यू तभी बराबर आएगी, देखिए ध्यान से, तभी बराबर आएगी जब कोई ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मूव कर रहा है, लेकिन देखिए समान समय में समान दूरी कवर करे। समान समय में क्या करे? समान दूरी कवर करे, तब ऐसा होगा। तो समान समय में समान दूरी अगर कवर करता है कोई ऑब्जेक्ट, समान दूरी, और ये हमेशा ऐसा ही बना रहे, अगर समान समय में समान समयांतराल में समान विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वही आपका औसत वेग आएगा। क्लियर है? क्योंकि टाइम डिफरेंस जितना है उसी हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट हो। क्लियर है? तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? समान समय में अगर समान दूरी कवर हो रही है तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि वेग क्या है? वेग हमारा नियत है या स्थिर है? वेग नियत है। वेग हमारा नियत है या स्थिर है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में ही ऐसा हो सकता है। और दूसरा क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण जीरो। त्वरण क्या है? जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन शून्य है और वेग नियत है, तब ऐसा संभव है। तो चलिए अब ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे ध्यान से, एक समान त्वरण हो, तो त्वरण एक समान नहीं, त्वरण जीरो होना चाहिए। एक वृत्त में चल रहा हो, देखिए वृत्त तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब होता है, जब वृत्तीय गति होती है, तब हमेशा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज होता है, दिशा लगातार बदल रही है, तभी तो वृत्तीय गति हो रही है। तो डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज होता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, अभिकेंद्रीय बल उसको बोलते हैं, अंदर की तरफ लगता है। तो अंदर की तरफ एक त्वरण भी काम करता है। तो कभी भी सर्कुलर मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, तभी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो वृत्तीय गति बिल्कुल गलत है। ठीक है, करा है परिवर्तित त्वरण, त्वरण बदलना नहीं चाहिए। यहाँ शून्य त्वरण बिल्कुल सही है आपका। अगर शून्य त्वरण होगा तब वेग स्थिर होगा और वेग नियत होगा, तब औसत वेग और आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस तत्क्षणिक वेग बराबर होगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एएलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट आपका जो है 22वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। इस प्रश्न में क्या दिया है, एक बार प्रश्न रीड करें ध्यान से। देखिए क्वेश्चन अगर समझ गए तो ऑप्शन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आराम से आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। यहाँ कह रहा है जो विस्थापन है वो समानुपाती है समय के। विस्थापन अगर समय के समानुपाती होगा तब क्या होगा, समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विस्थापन बढ़ेगा। यहाँ विस्थापन और समय एक दूसरे के समानुपाती है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है कि इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब समय विस्थापन एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो अगर हम बात करें किसकी, वेग की, तो वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। यहाँ होगा विस्थापन बटा समय। तो ध्यान से देखेंगे, जितना आपका समय बढ़ेगा उतना ही विस्थापन बढ़ेगा। इनकी वैल्यू का अनुपात हमेशा नियत होगा, स्थिर होगा। क्या होगा, स्थिर। तो हमेशा याद रखें ये आपका स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा। तो वेग, ठीक है, आप एक चीज याद रखें, यहाँ पर विस्थापन और समय अगर एक दूसरे के समानुपाती हैं तो जितना विस्थापन बढ़ेगा उतना ही समय बढ़ेगा, और इनका जो अनुपात है, इनका अनुपात स्थिर होगा, नियत होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम कंडीशन पे बढ़ेगी, समानुपात में है। तो यहाँ पर वेग आपका क्या होगा, स्थिर होगा। तो प्रश्न का आंसर कौन सा करेक्ट है, वेग समरूप होगा, वेग आपका स्थिर होगा, नियत होगा। त्वरण समरूप होगा, नहीं, त्वरण यहाँ पर शून्य होगा। जब वेग नियत होता है तो त्वरण क्या होता है, शून्य। वेग शून्य होगा, ऐसा नहीं हो सकता। त्वरण ऋणात्मक होगा, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमेशा याद रखें, विस्थापन जब समय के समानुपाती है तो ये जितना विस्थापन होगा उतना ही समय बढ़ेगा। इनका अनुपात हमेशा फिक्स होगा, स्थिर आएगा। और अगर v = s/t है, विस्थापन अपन समय, ये स्थिर आ रहा है, तो वेग आपका समरूप होगा। हम यहाँ बोलेंगे क्या, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया है, मुक्त अवस्था में, ध्यान से देखेंगे प्रश्न क्या है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती पाया जाता है। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मुक्त अवस्था में गिरने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं, तीनों आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें हमें कह रहा है क्या, संबंध पूछ रहा है कि मुक्त अवस्था का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन से गिर रहा है, मतलब यहाँ है और इसको पृथ्वी तल की तरफ छोड़ा गया। और मुक्त अवस्था का मतलब ये होता है कि आपका यहाँ प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, ऐसे छोड़ा गया है। और कह रहा है क्या, इसके द्वारा तय की गई दूरी, ये हाइट की बात कर रहा है, h की, इसके द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी किसके प्रोपोर्शन में, ये पूछा है। तो यहाँ ध्यान से देखें, ये h है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, s विस्थापन। अब देखेंगे ध्यान से, इसका संबंध पूछ रहा है विस्थापन का, किसके साथ, पिंड की मात्रा। तो मात्रा की तो बात करेंगे ही नहीं, वॉल्यूम की बात यहाँ नहीं होती है। अगला कह रहा है गिरने के समय के, और यहाँ दिया है गिरने के समय के वर्ग के। मतलब हमें विस्थापन का संबंध निकालना है टाइम के साथ। किसके साथ निकालना है, टाइम के साथ। तो देखिए पहला जो हमारा गति का समीकरण है, v = u + at। दूसरा समीकरण क्या है आपका, s = ut + ½ at²। और तीसरा जो है आपका v² = u² + 2as है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इन तीनों में हमें डिजायर्ड इक्वेशन कौन सा है, जिसमें विस्थापन और समय हो, विस्थापन और समय हो। तो यहाँ विस्थापन है नहीं, यहाँ वेग और समय दिया हुआ है, तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है, हमें विस्थापन और समय दोनों चाहिए। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो प्रश्न में पहले ही बोला है कि मुक्त अवस्था से पिंड गिर रहा है, प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। प्रारंभिक वेग इसमें 0 पुट करेंगे, तो इसमें अगर आप u का मान 0 रख दें तो s किसके समानुपात में आ जाएगा, t के स्क्वायर के। तो हम बोलेंगे विस्थापन वर्ग के समानुपाती है, विस्थापन वर्ग के क्या है, समानुपाती है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब भी मुक्त अवस्था से कोई पिंड गिरे तो विस्थापन समय में कैसा संबंध होगा, हम कहेंगे विस्थापन उस कंडीशन में समय के
वर्ग के समानुपाती होगा, जैसा कि हमने यहाँ देखा। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है, गिरने के समय, ठीक है, वर्ग के समानुपाती होगा। चलिए आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24। ये प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं और देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कह रहा है एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु, देखिए एक निश्चित दिशा में कोई वस्तु बढ़ रही है, ठीक है, वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से निरूपित करते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये प्रश्न हमारे एग्जाम में आया है तो समझना जरूरी है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, अच्छा दिशा उसकी फिक्स है, दिशा उसकी डायरेक्शन दिया है ना, निश्चित दिशा में मूव कर रहा है, तो निश्चित दिशा में मूव कर रहा है तो उसको हम शब्दावली में क्या बोलेंगे, गति को, उसकी गति को तो वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेग। तो यहाँ देखिए वेग जो है हमारा, ये बोला गया क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है। वेग है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, तो यहाँ पर मोशन को हम क्या बोलेंगे, वैज्ञानिक शब्दावली में बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। यहाँ गति नहीं, यहाँ चाल होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन गलत दिया है, चाल। चाल हम क्यों नहीं बोल रहे, बोलने को हम चाल भी बोल सकते थे, लेकिन दिशा की बात किया है तो ये एक अदिश राशि है। चाल एक क्या है, अदिश राशि। जैसे यहाँ दिया हुआ है आपका स्पीड, तो यहाँ मोशन को हम वेलोसिटी से डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि प्रश्न में हमें डायरेक्शन की बात कर दिया है और डायरेक्शन की बात किया है तो सदिश राशि को लिखना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे। क्लियर है, तो इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना है, ठीक है। अगर दिशा की बात कर दिया तो वेग से इंडिकेट करेंगे, हाँ डायरेक्शन नहीं बोला होता तब हम चाल कह सकते थे। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न आपका ये है 25। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करती है। देखिए चाल के साथ, कह रहा है चाल के साथ इसके गति को निर्दिष्ट करती है, तो चाल के साथ गति को अगर निर्दिष्ट करना है तो हम किसकी बात करेंगे, वेग की, वेग, ठीक है। तो चाल के साथ देखिए गति, देखिए गति को बताने के लिए दो ही चीज़ें हैं हमारे पास। कभी भी मोशन को डिराइव करना हो, गति को अगर डिराइव करना हो ऑब्जेक्ट के मोशन को, तो या तो हम चाल से, स्पीड से डिराइव कर लेंगे ऑब्जेक्ट के चाल से, या हम क्या करेंगे, या हम वेग से करेंगे, वेग से। वेग एक सदिश राशि है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को लेकर चलता है, और चाल एक अदिश राशि है जो केवल परिमाण को दिखाता है। तो गति को बताने के लिए हमें वेग या चाल को डिफाइन करना होता है। चाल इसमें दे दिया है, यहाँ पर हमें इसको निर्दिष्ट करने के लिए इसके अलावा वेग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखेंगे क्या है, अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या है, ये आपका 26वां क्वेश्चन है। तो प्यारे मित्रों ये प्रश्न देखिए आपका ALP में आया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर का है। कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रश्न का क्या है। यहाँ दिया हुआ है एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से, नियत त्वरण से, देखिए यहाँ पर बोल दिया है त्वरण नियत है, एक्सेलरेशन क्या है, नियत है मतलब कांस्टेंट है, से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हमें ये बताना है कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न में एक शब्द बोला है, समझेंगे जिसे हमने अंडरलाइन किया है, त्वरण आपका नियत है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ जो है कि आपका निकलेगा। त्वरण अगर नियत है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहला प्रश्न क्या दिया है, कार का त्वरण शून्य है, ये गलत है, त्वरण तो नियत है। कार का वेग शून्य है, ये भी गलत है, वेग ही शून्य होगा तो त्वरण अपने आप शून्य हो जाएगा, ठीक है। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, हाँ निरंतर बदल रहा है, और यहाँ त्वरण की बात किया है तो ये भी गलत हो जाएगा, त्वरण निरंतर नहीं बदल रहा है, त्वरण तो आपका नियत है, स्थिर है। कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ये करेक्ट होगा, कार का वेग निरंतर बदलेगा तभी तो त्वरण नियत होगा, ठीक है। तो त्वरण की बात करें तो dv/dt आपका होता है, वेग निरंतर क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। अगर वेग स्थिर हो गया तब तो त्वरण शून्य हो जाएगा। तो यहाँ डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 27। अब देखिए 27 में क्या दिया हुआ है, आपका दिया है 27 प्रश्न में, यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए संपूर्ण गति की बात कर रहा है कि समग्र गति को अगर डिफाइन करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे। तो किसी ऑब्जेक्ट की समग्र गति को अगर डिफाइन करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए अगर गति को डिफाइन करना हो, अभी ये प्रश्न आया था कि गति को डिफाइन करने के लिए, गति को डिफाइन करना है
तो गति को डिफाइन करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट का हमें क्या मिल जाए, वेग मिल जाए और चाल मिल जाए तो मोशन डिराइव हो जाएगा। वेग से आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का पता चलेगा और चाल से, तो वेग और चाल दोनों आपको मिल गया, ठीक है, तो गति को आप प्रॉपरली डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है, अच्छे से। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसे इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। अगला देखेंगे आप, अगला प्रश्न क्या है, 28 हमारा जो दिया हुआ है वो ये क्वेश्चन है। यहाँ दिया है एक पिंड का वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। क्लियर है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, और यहाँ पर प्रश्न ये बोला है कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है और इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या है, u है। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, ऊपर फेंका गया तो ऊपर उठने पर अधिकतम ऊंचाई निकालनी है, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है कि कितनी ऊंचाई तक जाकर ये रुक जाएगा, अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। तो ऊंचाई की बात किया है, ठीक है। तो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्न भी कई बार न्यूमेरिकल हमें मिले हैं रेलवे के एग्जाम में। तो ये देखिए, इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, 3 इक्वेशन हमारे पास है, लेकिन हमको समय की बात करनी नहीं है, यहाँ पर विस्थापन की और किसकी बात करनी है, वेग की। वेग और विस्थापन न्यूटन के गति के तीसरे नियम में आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो संबंध दिया है हमें वेग और विस्थापन के बारे में दिया है। तो यहाँ जो हाइट है इसको हम विस्थापन बोलेंगे s। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है, वो है हमारा v² = u², और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे वर्क करती है तो -g लेंगे, क्या लेंगे, -2gh। यही आपको निकालना है, मैक्सिमम हाइट। प्रारंभिक वेग 0 है, देखिए 0 हमने क्यों रखा, प्रारंभिक वेग u है, 0 नहीं है, u दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, और अंतिम वेग 0 है। यहाँ पर अंतिम वेग क्या है, 0 है। तो देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है, चलिए फिर से इसे कर देते हैं, v² = u² -2gh। पिंड ऊपर की तरफ जा रहा है, अंतिम वेग इसका 0 है, u को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका ये रिलेशन बनेगा u² = 2gh, और h यहाँ से आ जाएगा कितना, u²/2g, u²/2g। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो h की वैल्यू क्या होगी, u²/2g। और आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये इक्वेशन आप रट लें, यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में निश्चित है मिल सकता है। और h = क्या होगा, u²/2g, इसे आप रट लें सीधे सीधे, या फिर यहाँ पर ऐसा रट लें कि u = क्या होगा, √2gh, 2gh, u = √2gh। तो यहाँ जो रिलेशन पूछा था, यहाँ पर क्या होगा, h की वैल्यू u²/2g, b आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 29। देखिए ये क्या दिया है, 29 में कह रहा है प्रश्न में, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात। यहाँ रेशियो पूछा है, अनुपात किसका, विस्थापन और दूरी का। तो यहाँ लिखेंगे विस्थापन, और यहाँ लिखेंगे दूरी, यहाँ क्या लिखेंगे, दूरी, इसका अनुपात पूछा है। प्यारे मित्रों, आपको ये पता है विस्थापन और दूरी हमने क्लास में बताया था, दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होगी या उसके बराबर होगी। क्लियर है। क्योंकि अगर हम मोशन की बात करें, अगर कर्व टाइप का मोशन हो रहा है इस प्रकार का, तो दूरी क्या होगी, इसके द्वारा तय किया गया। मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है, फाइनल पॉइंट है। तो ये जो पथ है, रास्ता है, इस रास्ते की कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी। जितनी लंबाई ये है टोटल, इसको क्या बोलेंगे, दूरी। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, ये आपका क्या कहा जाता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन जो है आप देख रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये क्या होती है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो ध्यान से समझेंगे, न्यूनतम दूरी अगर है ये, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है विस्थापन। तो यहाँ समझेंगे, चलिए यहाँ समझेंगे ये चीज़ कि दूरी जो है, इस कंडीशन में हम ये समझ रहे हैं कि दूरी या तो विस्थापन से अधिक होगी या उसके बराबर होगी। विस्थापन के बराबर कब होती है, ये भी हमने बताया था क्लास में। बराबर तब होगी जब सरल रेखीय गति होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर सरल रेखीय गति हो रही है इस प्रकार का, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ने जितना दूरी तय किया, विस्थापन भी उतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है। तो सरल रेखीय गति अगर है, अगर सरल रेखीय गति है, तो उस केस में क्या होगा, सरल रेखीय गति के केस में दूरी बराबर होता है विस्थापन के। और दूरी अगर विस्थापन के बराबर हो गया,
तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 1 के, क्योंकि ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे बात करें हम किसका, आपसे बात करें विस्थापन और दूरी के अनुपात का, विस्थापन और दूरी की अनुपात का, जो कि प्रश्न में पूछा है, तो ये दोनों अगर सरल रेखीय गति है तो बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और अगर वक्र टाइप का मोशन है, कर्व टाइप का मोशन है, तो आपका दूरी अधिक होगा विस्थापन से, और दूरी अगर विस्थापन से अधिक हो गया, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये लेस देन 1 आएगा, मतलब 1 से कम आएगा। 1 से क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पर कम हो सकता है या 1 के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सदैव 1 से कम नहीं, ऐसा नहीं, सदैव 1 से कम नहीं होगा। अगर लीनियर मोशन हो गया, सरल रेखीय गति, तो 1 के बराबर भी हो सकता है, सदैव 1 के बराबर ऐसा भी नहीं। 1 से अधिक तो होने का चांस ही नहीं है। 1 के बराबर अथवा कम, बिल्कुल सही, 1 के बराबर होगा अथवा क्या होगा, कम होगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यही अगर एग्जामिनर प्रश्न पलट देता है, दूरी को ऊपर कर दे, विस्थापन को नीचे कर दे, तब क्या होगा, तब सरल रेखीय गति में 1 होगा, और कर्व मोशन होगा तो दूरी विस्थापन से अधिक होगी, तब 1 से अधिक आए। तो यहाँ अगर दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछता, तब आपका 1 और 1 से अधिक होता। क्लियर है। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है, ये 30वां प्रश्न है, और ये क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से देखें आप। 30वां कह रहा है, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो। देखिए यहाँ पर बोला है जो विस्थापन है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो, ठीक है। तो वह वस्तु गमन करती है, तो उसकी बात पूछा है। ये आरआरबी जेईई और टेक्नीशियन का आपका प्रश्न है, रिपीट किया है एग्जाम में। यहाँ देखेंगे विस्थापन जो है समय के वर्ग के समानुपाती है, तब क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा जो पैराबोलिक टाइप का होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक टाइप का होगा। समय आपका जिस वेग से बढ़ेगा, गति उस वेग से नहीं बढ़ेगी, कुछ इस प्रकार का आपका कर्व बनेगा, पैराबोलिक टाइप का। और ये कर्व जब बनता है तो कंडीशन हमने आपको बताया है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, नियत रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नियत, ये आपका स्थिर रहेगा। वेग क्या होगा, वेग आपका निरंतर कम होगा, घटेगा। वेग समय के सापेक्ष क्या होगा, घटेगा। तो यहां देखेंगे ध्यान से, एक समान वेग से चलेगा, नहीं, वेग में कमी आएगी, एक समान वेग से नहीं होगा। एक समान त्वरण, ये करेक्ट आंसर है। एक्सेलरेशन क्या होगा, नियत। तो एक चीज हमेशा याद रखें, जब भी विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती, तो इस केस में क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वेग आपका समय के सापेक्ष कम होगा। क्लियर है। चलिए ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर आपका वेग की बात किया है, तो ये एक समान हो ही नहीं सकता, फिर त्वरण शून्य हो जाएगा, त्वरण आपका एक समान होगा, ये है सही आंसर। क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। क्या दिया है 31 में, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकेंड की नियत चाल से चल रहे मेरी गो राउंड। अच्छा, ये मेरी गो राउंड, ये जो प्रश्न आपका आया है, देखिए एक प्रकार का झूला होता है, आपने पार्क में देखा होगा, जो बच्चे चारों तरफ बैठ जाते हैं और सर्कुलर इस प्रकार का होता है। देखेंगे ध्यान से, आप देखते हैं पार्क में एक झूला लगा होता है इस प्रकार से, ठीक है, सर्कुलर टाइप का होता है इस प्रकार से। और इस झूले में बच्चे क्या है, बच्चे इस प्रकार से बैठते हैं और राउंड टू राउंड मूव करते हैं, ठीक है, पैर से ढकेलते हुए सर्कुलर मोशन करते हैं। तो ये मैरी गो राउंड एक ऐसा झूला है जिसमें बच्चे जब झूलते हैं तो गति कैसी होती है, सर्कुलर होती है, वृत्तीय, सर्कुलर मोशन होता है। तो जब भी इसका प्रश्न आए मेरी गो राउंड का, तो ये एक ऐसा झूला होता है जिसमें गति सर्कुलर होती है, बच्चे चारों तरफ बैठे रहेंगे और फोर्स लगाते हैं, इस तरह से फिर रोटेट करता है वो, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, कह रहा है कि इस प्रकार का झूले की सवारी का आनंद ले रहे हैं, तो ज्ञात करिए कि वह लड़का, जो लड़का ऐसा कर रहा है उसके बारे में पूछा है। विराम में है, नहीं, विराम में कहाँ से है, झूला झूल रहा है तो उसका वेग शून्य होगा नहीं। बिना त्वरण के गमन कर रहा है। देखिए हमने एक चीज बताई, जब भी वृत्तीय गति होती है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है, तो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, दिशा बदल रही है। और दिशा किसकी वजह से बदलती है, यहाँ पर हमारा एक एक्सेलरेशन आता है, अपकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है जो इसके परिमाण को दिखाता है। मान लेते हैं ये बालक है,
अब ये बालक जो है कि वृत्तीय गति कर रहा है, तो यहाँ देखेंगे एक त्वरण अंदर की तरफ काम करेगा जिसको हम ACP लिख दे रहे हैं। ये अपकेंद्रीय त्वरण है जिसकी वजह से दिशा परिवर्तित होती है, और इसका परिमाण में जो परिवर्तन होगा उसके लिए हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है बिना त्वरण के गमन करेगा, हो ही नहीं सकता। वृत्तीय गति हो रही है तो दिशा लगातार परिवर्तित हो रही है, और दिशा परिवर्तित हो रही है तो उसमें अपकेंद्रीय त्वरण होगा। बिना अपकेंद्रीय बल के किसी भी वस्तु की दिशा नहीं बदल सकती, तो दिशा बदल रही है तो उसमें एक अपकेंद्रीय त्वरण होगा, ये याद रखेंगे। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, बिना त्वरण के तो होगा ही नहीं क्योंकि सर्कुलर मोशन है। अब त्वरित गति में है, त्वरित गति में है, हाँ ये ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, ये कन्फर्म है। एक्सेलरेशन क्या है, होगा। मूविंग बॉडी है और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन निश्चित है होगा क्योंकि दिशा बदल रही है। हाँ ये हो सकता है कि अगर एक समान वेग हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाए, लेकिन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। दिशा अगर बदल रही है तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा याद रखेंगे वृत्ताकार पथ पर अगर गति हो रही है तो त्वरण कभी शून्य नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए देखेंगे आगे अगला प्रश्न। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अगला प्रश्न देखेंगे इसके बाद। अगला प्रश्न हमारा 32वां है, 32। यहाँ देखिए क्या दिया है, इसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपने क्लास में। अगर आपको याद हो तो ग्राफ से हमने बोला था बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि VT ग्राफ, यहाँ पर किस ग्राफ की बात कर रहा है, V की और T की। VT ग्राफ में घेरा गया क्षेत्र मान लेते हैं एक इस तरह से हमने एक ग्राफ बनाया, इस तरह से हमने एक ग्राफ बनाया। इसके अंतर्गत जितना क्षेत्र हमने घेर दिया, ये एरिया ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आपने क्लास देखी होगी तो इसको हमने बताया था ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ देखिए जब गुणा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू टी। तो V इंटू टी, जहाँ इंटू शब्द आता है वहाँ पर हम बात एरिया की करते हैं। किसकी बात करते हैं, एरिया की। तो V और T का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, विस्थापन देगा। क्या देगा, विस्थापन। और हमसे ये नहीं पूछा है प्रश्न में कि क्या देगा, हमसे ये पूछा है कि क्या इसका डायमेंशन कैसे निरूपित होगा, इसका मात्रक पूछा है। तो विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज करके इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, क्षेत्रफल शब्द देखकर जो है मीटर स्क्वायर लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसका जो क्षेत्रफल है VT ग्राफ का वो हमें क्या देगा, वो हमें वेग देगा, और सॉरी वो हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर होता है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रवणता को लेकर भी हमने बात बताई थी आपको, स्लोप को लेकर। आगे प्रश्न है अभी, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है क्लास में उससे सारे प्रश्न आपके लग जाएंगे। अगर थ्योरी क्लास आपने देखी है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। यहाँ कह रहा है क्या, दिए गए VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, देखिए VT ग्राफ यहाँ दिया है, ये वेलोसिटी का है और ये एक्सिस टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और इसमें इस तरह से दिया हुआ है, ये जो कर्व है बिल्कुल लीनियर है। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो कर्व है इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये पूछा है। पहला, अच्छा यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ आप ध्यान से देखें, 5 सेकंड मान लेते हैं ये है, ये 10 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, इस प्रकार से 20 सेकंड हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप 5 सेकंड में देखेंगे तो इस ग्राफ में यही वेग है, 10 सेकंड में भी यही वेग है, 15 में भी, 20 में भी, हर समय इसका वेग क्या है, नियत है। इसका वेग मान लेते हैं यहाँ 20 मीटर पर सेकंड है, तो हम कहेंगे कि हमेशा 20 मीटर पर सेकंड ही है। इसका वेग बदल रहा है क्या, नहीं। कर्व एक आपका हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ हुआ है, तो हर समय 5, 10, 15, 20 सेकंड पर इसका वेग आपका 20 मीटर पर सेकंड ही है, अगर हमने माना है तो वेग नियत है। ग्राफ से ये स्पष्ट है, ग्राफ से ये स्पष्ट है। तो एक समान वेग से गतिमान है, बिल्कुल सही है। वेग इसका क्या है, एक समान है। और यहाँ कह रहा है एक समान त्वरण से गतिमान है, नहीं। जब वेग एक समान है तो त्वरण शून्य होगा। त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो बढ़ना और घटना भी हमारा गलत है, एक समान वेग से गतिमान होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपका दिया है, ग्राफ से रिलेटेड है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक बार ध्यान से देखेंगे। कह रहा है चित्र में से कौन सा एक समान गति का सही निरूपण है। देखिए एक समान गति का तो अभी देख कर आ रहे हैं। एक समान गति का सही निरूपण कौन सा है, पहला वाला, पहला वाला। तो ये एक समान गति का आपका सही निरूपण है, पहला वाला।
ये तो अभी आप देख कर आ रहे हैं फर्स्ट वाला। कैसे पता? यहाँ समय बदल रहा है लेकिन समय के साथ साथ वेग इसका क्या है, वेग फिक्स है। आप देखिए वेग यहाँ पर क्या है, फिक्स है। तो ये हमारा एक समान गति का सही निरूपण है। इसका पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आइए और भी ग्राफ की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है और ये चारों ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अगले वाले में देखिए क्या है, अगले वाले में जो है कि वेग निरंतर बढ़ रहा है, वेग निरंतर विस्थापन निरंतर क्या है, बढ़ रहा है समय के सापेक्ष। तो यहाँ पर विस्थापन लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर आपका लाइन बना हुआ है, ग्राफ कभी भी रेखीय बने तो इसका मतलब समय जितना बढ़ेगा उतना ही आपका विस्थापन बढ़ेगा। तो समय और विस्थापन बराबर बढ़ेंगे तो यहाँ पर वेग क्या होता है, आपका विस्थापन और समय का अनुपात होता है। अगर ये दोनों आपका एक नियत रूप से बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं और इक्वली इंक्रीज हो रहे हैं तो इनका अनुपात बराबर होगा। तो हम बोलेंगे ये क्या होगा, स्थिर होगा। यहाँ वेग क्या होगा, स्थिर होगा। तो इस प्रश्न में जो वेग है आपका वो स्थिर होगा। तो यहाँ पर फिलहाल हमसे क्या बोला है कि एक समान गति की बात कर रहा है। तो एक समान गति किसमें है, एक समान गति आपका इसमें है। यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात, अच्छा यहाँ पर गति आपकी क्या है, एक समान है। यहाँ टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका फिक्स है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिक्स है, सॉरी। तो इस वाले प्रश्न में आपका जो होगा गति शून्य होगी। गति क्या होगी, जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स हो गई है। ये आपका एस और टी कर्व है ना, कौन सा कर्व है, एस और टी। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, फिर से एक बार देख लें, ये एस है और ये आपका टी है। तो अगर ऐसा कर्व बना है तो विस्थापन इसका फिक्स है, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ इसके विस्थापन में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो विस्थापन में बदलाव नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसका वेग शून्य है। वेग क्या है, शून्य। अगर वेग शून्य नहीं होता तब इसमें विस्थापन देखने को मिलता। तो इस प्रश्न में ध्यान से देखेंगे वेग आपका शून्य है, वेग क्या है, शून्य है। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है क्या, एक समान गति, मतलब वेग होना चाहिए। तो इसमें वेग क्या है, शून्य। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मुझे लगा कि इस डायग्राम में यहाँ पर आपका वी दिया हुआ है, वी टी कर्व है ये। एक्चुअली ये वी टी कर्व नहीं है, ये एस टी कर्व है, डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम। अगला प्रश्न ध्यान से देखें, अगला प्रश्न आपका जो दिया है, चलिए इसमें आंसर पहले देख लेते हैं करेक्ट कौन सा है। इसमें आपका देखिए इस वाले में एक समान वेग होगा क्योंकि इस वाले में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है विस्थापन, ये एस और ये टी, इसमें कुछ इस प्रकार का है। तो विस्थापन ऐसा है तो समान समयांतराल में समान दूरी कवर होगी। आप देखेंगे समान समयांतराल में समान दूरी कवर होगी। अगर 2 सेकंड का आप गैप ले रहे हैं यहाँ और यहाँ 4 मीटर गया है तो यहाँ भी 4 ही मीटर कवर करेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर वेग नियत होगा। वेग क्या होगा, नियत होगा, ये याद रखें, नियत होगा। इसके बाद अगर प्रश्न इसका पूछ लेता है तो यहाँ पर आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। वेग नियत किस में है, दूसरे वाले। यहाँ देखिए ये जो कर्व आपका दिया हुआ है इस प्रकार का है, ऐसे। तो हमने बताया था आपसे कि अगर ऐसे कर्व आ जाए आपका, रोने वाला ये स्माइलिंग सिंबल आ जाए इस प्रकार का, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस प्रकार का आया है तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर ऐसा आ जाए इस प्रकार का, ऐसा, तो यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। और हमने करके भी बताया था, थ्योरी क्लास में आपको कैलकुलेट करके हमने दिखाया था कि कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पर वेग आपका शून्य है क्योंकि विस्थापन हो ही नहीं रहा। यहाँ विस्थापन लगातार हो रहा है समय के सापेक्ष, यहाँ पर वेग स्थिर है। यहाँ पर देखिए ये आपका कैसा है, स्माइलिंग कर्व है ये वाला, यहाँ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और यहाँ पर निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। चारों कर्व को हमने समझ लिया। ठीक है, अच्छा निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन है मतलब वेग कम हो रहा है लगातार। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेग लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, इस वाले में त्वरण क्या है, शून्य। त्वरण शून्य है और वेग क्या है, नियत है। वेग क्या है, नियत है, स्थिर है। वेग आपका नियत है। तो ये आपका करेक्ट है दूसरा, क्योंकि हमसे एक समान गति की बात किया है, एक समान वेग की बात किया है। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों ग्राफ में से एक ग्राफ आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, चलिए उस पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, 35, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या है, 35वां प्रश्न। तो 35वां प्रश्न एक बार ध्यान से देखें क्या है। यहाँ दिया हुआ है आपका 35वां प्रश्न। चलिए, कह रहा है वेग समय ग्राफ की प्रवणता से क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ स्लोप की बात कर रहा है, दिया हुआ है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्रवणता की बात किया है, किसकी बात किया है, स्लोप की। हमने क्लास में आपको बताया था, अगर याद होगा तो।
यहाँ पर देखिए क्या है, वेग समय ग्राफ है, यहाँ पर क्या है वेग और यहाँ क्या है समय। अब मान लेते हैं कोई ग्राफ यहाँ बन रहा है, तो इसकी प्रवणता का मतलब स्लोप होता है एम, एम का मतलब टेन थीटा, ये किसको इंडिकेट करेगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा आप देखें, अगर तो मान लेते हैं 2 पॉइंट हम कट करते हैं इस प्रकार से, तो ये थीटा आपका है। तो यहाँ पर क्या इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर आपका वेग है और यहाँ क्या है, यहाँ टाइम है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा आपका, टेन थीटा, टेक्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। लंब कितना है, ये है, आधार कितना है, टी है, ये। तो आपका कह रहा है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या इंडिकेट करती है, प्रवणता क्या इंडिकेट करती है। तो देखिए चाल बराबर क्या होगा आपका, चाल बराबर वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर आपका वेग और समय की प्रवणता की बात कर रहा है, तो यहाँ v बाई टी है, v बाई टी क्या होता है, त्वरण को इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन को। आपको याद होगा हमने बताया था कि v को लिखते हैं क्या, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। तो यहाँ देखिए v और t की प्रवणता हमेशा त्वरण को इंडिकेट करती है, तो यहाँ पर आपका त्वरण बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर यहीं पर आपका स्लोप किस में दिया होता, S और T में, S और T में दिया होता, तब ये वेग को इंडिकेट करता। तो कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें, अगर आप चाल सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, विस्थापन भी नहीं है, त्वरण है। प्रवणता की बात करते हैं, यहाँ पर डिवाइड किसका हो रहा है, V का और T का, V के और T के बीच में कर्व है, इसकी जो प्रवणता होगी, जो स्लोप होगा वो v बाई टी होगा, और v बाई टी स्लोप जो है वो त्वरण को इंडिकेट करता है, एक्सेलरेशन को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ये आपको पता है। तो स्लोप जब भी निकालेंगे तो आपका त्वरण आएगा इस ग्राफ के लिए, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, 36 क्या दिया है यहाँ पर, देखेंगे ध्यान से। ये दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रकरणों में किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण समान होगा। देखिए दूरी और विस्थापन एक समान की बात कर रहा है कि दूरी किसके बराबर हो, विस्थापन के बराबर। दूरी किसके बराबर हो, विस्थापन के बराबर हो। तो दूरी विस्थापन के बराबर कब होती है, जब सरल रेखीय गति है कि नहीं, दिशा की बात ही वहां ना हो, सरल रेखीय गति हो रही है, तब दूरी विस्थापन के क्या होगा, बराबर। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन हो गया, किसी वक्र टाइप का मोशन हो गया, कर्व टाइप का, तो वहां पर हमेशा दूरी विस्थापन से ज़्यादा होती है। तो दूरी विस्थापन समान केवल एक ही कंडीशन में होगी, जब सरल रेखीय गति होगी, ठीक है, सिंपल लीनियर मोशन होगा। यदि कार सीधी रेखा में गमन करे, बिल्कुल सही है, सीधी रेखा में अगर कार गमन करे तो होगा। यदि कार वृत्ताकार पथ पे गमन कर रही है, नहीं, वृत्ताकार पथ पे तो कभी हो ही नहीं सकता, इधर उधर पॉसिबल ही नहीं, परिक्रमा कर रही है, ये भी सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि कब बराबर होगा, जब सरल रेखीय गति हो, तब दोनों बराबर होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उसे भी समझते हैं, जहाँ से और हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टअप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपका जो है 37वां प्रश्न, ये देखेंगे ध्यान से, 37 है प्रश्न। एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, कह रहा है कि सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति। देखिए यहाँ पर सरल रेखीय पथ है, हमारा रास्ता कैसा है, लीनियर है, ऐसा है, और इसमें त्वरित गति हो रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, उसमें एक्सेलरेशन है, क्या है, त्वरण है। त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है। चलिए देखते हैं कि 4 स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में, कि एक ऑब्जेक्ट है जो त्वरित कंडीशन में है, मतलब एक्सेलरेशन है इसमें, और सरल रेखीय गति कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। पहला दिया है इसकी चाल परिवर्तित होती रहेगी। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है, इसका ध्यान दें आप, ये पूछा है सही नहीं, कह रहा है चाल परिवर्तित होती रहेगी, बिल्कुल सही है। अगर त्वरण है तो चाल में परिवर्तन होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन dv बाई dt होगा। तो अगर चाल में परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा, अगर चाल में परिवर्तन नहीं हुआ तब तो त्वरण शून्य हो जाएगा। क्लियर है, तो चाल में परिवर्तन होगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे कह रहा है इसका वेग सदैव परिवर्तित होगा, बिल्कुल। देखिए सरल रेखीय गति है तो चाल और वेग तो सेम होता है, चाल और वेग क्या होता है, सेम। अब यह पृथ्वी से दूर जाता है, ऐसी कोई बात ही नहीं, पृथ्वी से दूर कहाँ जाएगा, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। देखिए जब ऑब्जेक्ट है तो इसमें मास होगा, और अगर इसमें त्वरण है तो निश्चित है कि बल कार्य करेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है।
तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें उसका मास होता है द्रव्यमान, और त्वरण अगर है तो बल निश्चित है, कार्य कर रहा है, इस पर एक बल कार्य करेगा। तो पूछा था कौन सा सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है, यह पृथ्वी से दूर जाता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, हाँ इसमें कोई लॉजिक नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वो दिया हुआ है यहाँ पे 38वां प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखें। ये कह रहा है नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखेंगे, त्वरण की डायरेक्शन जो होती है ना, त्वरण की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, वेग से। कहाँ से मेजर करते हैं, वेग से। अब याद रखेंगे वेग से, वेलोसिटी से। अगर पिंड का वेग जिधर है उधर ही त्वरण का भी डायरेक्शन हो, मान लेते हैं इसकी दिशा, इसकी जो दिशा है और त्वरण की दिशा, त्वरण की दिशा दोनों अगर एक समान हो, दोनों अगर एक समान हो तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जिधर पिंड का वेग है, जिधर पिंड का वेग है त्वरण उसी डायरेक्शन में है, तब उसका वेग बढ़ेगा, वेग क्या होगा, बढ़ेगा। और एक चीज याद रखेंगे, मान लेते हैं कि वेग का जो डायरेक्शन है, वेग की जो दिशा है उसके विपरीत अगर त्वरण लगना शुरू हो गया, त्वरण उसके विपरीत लगना शुरू हो गया, ये त्वरण की जो दिशा है वो अपोजिट हो गई, क्या हो गई, अपोजिट। तो विपरीत दिशा का मतलब ये होता है कि अब मंदन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मंदन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो हमेशा याद रखेंगे त्वरण की दिशा और वेग की दिशा अगर एक समान है तो क्या होगा, वेलोसिटी और इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन की कंडीशन आती है त्वरण की। और अगर त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत है तो इसी को मंदन कहते हैं। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का वेग डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हमसे बोला था कि दिशा विपरीत होती है जब किसके विपरीत होती है, वेग के। हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, वेग से, क्लियर है, वेलोसिटी से। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 39। ये दिया हुआ है क्या, देखेंगे ध्यान से। ये आपका जो प्रश्न है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है कहलाता है। देखिए यहाँ पर बात इनर्शिया की है, आपको पता है, सीधी सीधी बात है। यहाँ दो चीज़ों की बात किया, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू मेक्स देम स्टे, स्थिर रखे, स्टेशनरी और मूविंग। तो देखिए न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम था वो यही था, ठीक है, कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसी में रहेगी, या गतिज अवस्था में है तो उसी में रहेगी, जब तक उस पर कोई वायबल ना लगे। तो जो कंडीशन है ऑब्जेक्ट की वो सेम बनी रहती है। वही बात इसमें बोला है कि किसी भी वस्तु की जो स्थिर अवस्था है या गतिज अवस्था है वो सेम बनी रहती है। ये किस स्टेटमेंट में बात की गई थी, और उस स्टेटमेंट से क्या आता है, तो जड़त्व आता है। पहले वाले न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ये जड़त्व की बात करता है, और जड़त्व यही बताता है कि स्थिर है तो स्थिर रहेगा, प्रवृत्ति सेम बनी रहेगी, और गति है तो उसी गति अवस्था में बना रहेगा, गतिमान ही रहेगा, ठीक है, जब तक कोई वायबल ना लगे। तो यहाँ से इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा यहाँ तीनों देख लेते हैं, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। ये इंपॉर्टेंट है। पहला नियम जो है वो जड़त्व देता है, क्या देता है, जड़त्व, इसे इनर्शिया कहते हैं। जो दूसरा नियम है ये बल की बात करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। और तीसरा नियम जो गति का है वो संवेग की बात करेगा, किसकी बात करेगा, संवेग की, मोमेंटम की, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से आया है, न्यूटन के थर्ड लॉ से। तो जड़त्व का नियम पहले लॉ से आया है, गति के पहले नियम से, बल दूसरे से आया है, और संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के थर्ड एक्शन रिएक्शन, थर्ड वाले लॉ से आया है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से क्या है, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, ठीक है, अंतिम प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है एग्जामिनर क्या है इसमें, ये आपका ALP भी आया हुआ है, देखिए शिफ्ट भी दिया है, शिफ्ट थर्ड में आया है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तय की गई दूरी क्या है, शून्य है, तो विस्थापन क्या होगा। अरे ये तो बड़ा आसान प्रश्न पूछ लिया, दूरी क्या है, शून्य है। अब दूरी शून्य है, दूरी क्या है, शून्य है, तो विस्थापन क्या होगा, दूरी शून्य है तो विस्थापन तो निश्चित है शून्य होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। विस्थापन क्या होगा, निश्चित है शून्य होगा। तो दूरी देखिए, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होगी या विस्थापन से ज़्यादा होगी, है कि नहीं। अभी हमने देखा था लास्ट वाले क्वेश्चन में,
अब यहाँ दूरी ही शून्य है, दूरी शून्य है मतलब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं है, रुका हुआ है, तो विस्थापन भी शून्य होगा। तो यहाँ पर विस्थापन क्या होगा आपका? शून्य। लेकिन ये प्रश्न और अच्छा बन सकता था, ठीक है, अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे अगर रट लिए होंगे तब गलत कर देंगे, क्योंकि प्रश्न जो आता है आपका जनरली वो ये कहता है कि विस्थापन शून्य है तो दूरी क्या हो सकती है। उल्टा, विस्थापन अगर शून्य है, विस्थापन किसी वस्तु का कितना है? शून्य है, तो दूरी क्या हो सकती है? तो देखिए, दूरी की बात करें, अगर विस्थापन अगर शून्य है तो दूरी आपकी क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, कुछ वैल्यू इसकी हो सकती है, या ये जीरो हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो। तो धनात्मक और शून्य दोनों संभव होता, ठीक है, दोनों संभव होता अगर विस्थापन जीरो होता तो। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इस टाइप का मोशन कर रहा है, मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, यहाँ से चला ए से और फिर इसी पर आकर रुक गया, तो इसका बी पोजीशन भी यही है, एक ही पोजीशन है, तो विस्थापन शून्य हो गया। लेकिन दूरी देखिए धनात्मक है, दूरी कुछ ना कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान से समझेंगे, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से अधिक होगा। जब दूरी ही शून्य हो गई तो विस्थापन आपका शून्य होगा। तो ये आपके 40 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, इसी प्रकार से और लेक्चर्स देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में नीचे हमने सब कुछ दिया हुआ है, आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप पर जाकर आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस से देख सकते हैं। उसमें आपको मैथमेटिक्स की, साइंस की, जीए की, जनरल अवेयरनेस की और रीजनिंग की सारी क्लास आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ऐप से आप जुड़ें, सीक्वेंस से चीज़ों को देखें और समझें। टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ते हैं तो इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे, जहां वीडियो लेक्चर मेरा पड़ा है उस पर जाके आप सर्च करेंगे, विजन क्लासेस गोरखपुर नाम से है। जैसे ही आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे आपको इन सभी के पीडीएफ सीक्वेंस से मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।